और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। बड़ी खबर कल हमने आपको बताया था गहलोत की बगावत, गांधी बनाम गहलोत, और आज गहलोत का गेम ओवर। ये आप देख रहे हैं क्रिकेट बल्ला गहलोत के पास, आगे दिखाऊंगा, लेकिन ये तस्वीर देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं जो सबसे करीबी राहुल गांधी के रहे उन्होंने बगावत की, क्योंकि गांधी परिवार को बगावत बर्दाश्त नहीं है। बगावत करोगे बाहर कर दिए जाओगे। गेम ओवर। क्या गहलोत का भी गेम ओवर हो जाएगा? उनकी सियासी पारी खत्म हो जाएगी? अगली तस्वीर दिखाइए। अशोक गहलोत आज दरअसल विधायकों से मिले, वो विधायक जो उनके साथ एक साथ होकर खड़े थे। लेकिन अब क्या गहलोत का जो पॉलिटिकल करियर था वो खत्म हो जाएगा? क्या गांधी परिवार को आंख दिखाने वाला अब आंख उठाने की स्थिति में नहीं होगा? देखिए रिपोर्ट। कि अशोक गहलोत जी बहुत सीनियर लीडर हैं, उनके स्टैंड के मामले में मैं कैसे बोल सकता हूं? कभी आला कमान के दुलारे थे गहलोत, गांधी परिवार की आंख का तारा थे, लेकिन अब यही तारा गांधी परिवार की आंखों को चौंधिया गया है। कांग्रेस में गांधी परिवार को पहले तो कोई आंख नहीं दिखा सकता, और जिसने भी आंख दिखाई गांधी परिवार ने दोबारा उसे आंख उठाने लायक नहीं छोड़ा। अशोक गहलोत भी दरअसल यही गलती कर बैठे हैं। चुनौती सीधे उसी गांधी परिवार को दे दी जहां बगावत नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर इस कुर्सी को बदल दिया गया, अशोक गहलोत को बदल दिया गया, तो आने वाला आदमी जो भी इस पे बैठेगा उसको इतना बड़ा फायदा नहीं मिलेगा और कांग्रेस को नुकसान होगा। कोई भी हाईकमान में बैठा हुआ आदमी ये बता दे कि कौन से दो पद हैं आज अशोक गहलोत के पास जो आप जो है उनका इस्तीफा मांग रहे हो। इन 102 एमएलए को अपनी बात कहने का हक है। एक पार्टी में यदि 125 सदस्य हैं, मॉनिटर चुना जाता है, क्लास में तो चुनाव होता है। उस चुनाव में यदि 102 लोग कह रहे हैं कि मॉनिटर ये बनेगा, तो हम कह रहे हैं ये नहीं बनेगा, ये जो 19 कह रहे हैं वो बनेगा। रिजल्ट आ गया लेकिन हम ये बनेगा, ये बात मैं कह रहा हूं। जयपुर की पटकथा गहलोत ने लिखी, जिसकी स्क्रिप्ट गांधी परिवार की ताकत को सीधी चुनौती बन गई। अब इस फिल्म का क्लाइमेक्स गांधी परिवार लिखेगा, जो गहलोत की सियासत का दी एंड होगा। सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज पे मेरा चार्ज है कि वो पक्षपातपूर्ण तरीके से यहाँ के विधायकों से बात कर रहे थे, और उनको इन दिनों में कई दिनों से लगातार ये सूचनाएं आ रही थी कि वो सचिन पायलट साहब के पक्ष में जो है प्रचार करने के लिए जो है कहा करते थे, जुड़ने के लिए कहा करते थे, विधायकों को जुड़ने के लिए कहा करते थे। हमारे पास इस बात के सबूत हैं। गहलोत जब तक पायलट से लेकर बीजेपी तक को अपने जादू के फेर में फंसा रहे थे, तब तक गांधी परिवार तालियां बजा रहा था। लेकिन जब गहलोत ने उसी जादू से गांधी परिवार को पटकनी दे दी, तो अब जादूगर बहरूपिया लगने लगा। आखिर गहलोत का होगा क्या? गहलोत की जो सियासी पारी थी, क्या वो अब खत्म होने वाली है? क्या गहलोत अब इनिंग पूरी कर चुके हैं? देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं गेम ओवर। क्रिकेट की पिच पर गहलोत खड़े हुए हैं, आपको नजर आ रहे हैं, हाथ में क्रिकेट बैट है, लेकिन अब उन्हें पवेलियन में बैठना पड़ेगा। अब गांधी परिवार इसकी पूरी तैयारी कर चुका है। राहुल गांधी अब यॉर्कर मारे या कुछ भी गुगली मारे, लेकिन गहलोत अब कम से कम पॉलिटिक्स की पिच पर तो बल्लेबाजी नहीं कर पाएंगे। गांधी परिवार को दरअसल आंख दिखाने वाला पसंद नहीं है। अशोक गहलोत ने यही गलती की कि आंख दिखा दी। कांग्रेस में आला कमान कल्चर की परिपाटी है, जो कुछ है थर्ड अंपायर ही है, जो कुछ है। बगावत कर उन्होंने दुश्मनी मोल ले ली। दरअसल पहली चीज, यह दुश्मनी कांग्रेस आला कमान से ली है, यानी गांधी परिवार से, जबकि कांग्रेस में आला कमान ही सब कुछ होता है, आला कमान ही प्रभु है, आला कमान ही भगवान है, और बाकी सब भक्त हैं। गहलोत अध्यक्ष और सीएम दोनों पद चाहते थे दरअसल, कि अध्यक्ष भी बन जाऊं और सीएम भी बना रहूं। गांधी परिवार नहीं माना तो पार्टी में बगावत कर दी। कांग्रेस के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि यह हिमाकत कोई कर सका हो। कांग्रेस में ऐसा शख्स कभी पसंद नहीं किया जाता। गहलोत को गांधी परिवार के आगे सरेंडर करना होगा ये। गांधी परिवार राजस्थान के हालात पहले सामान्य होने तक इंतजार करेगा, फिर गहलोत को राजस्थान में ही
किनारे लगा दिया जाएगा। अब ना जयपुर में जगह होगी उनकी, ना दिल्ली में जगह होगी। कांग्रेस में गहलोत की सियासत अब कम दिन की बची है। दरअसल चुनाव भी राजस्थान में नजदीक है, उसके बाद गहलोत कहां होंगे कोई नहीं जानता। आइए अब आपको सुनवाता हूं मैं कांग्रेस की विधायक दिव्या मदेरणा, वो बता रही है सच, सुनिए। आज की तारीख में तो सबसे बड़े गद्दार वो दो ही हैं, शांति धारीवाल जी और महेश जोशी जी, क्योंकि एक पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्री हैं और एक चीफ विप हैं। फिर स्वयं दोनों विधायकों को फोन कर कर अपने आवास पर वहां पर बुलाया जाता है, वहां पे स्टेज लगता है, टेंट लगता है, भाषणबाजी होती है। हाईकमान ऐसे नहीं मानेगा, हाईकमान ये बता दे किस तरीके के शब्द की इस्तेमाल धारीवाल जी पब्लिक मंच से करते हैं। ये क्या है? ये है गद्दारी। तो टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट राजस्थान को पसंद नहीं है। और मैं जो विरासत लेकर आई हूं वो कड़काई की, ईमानदारी की, वफादारी की, निष्ठा की, सिद्धांतों की है। और जो बेबाकी से बोल सकता है उसकी ये पूंजी। क्या क्या निर्णय लेते हैं वो उसके आला कमान डिसाइड करेंगी, बट मुझे लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर गहलोत के साथ मैं ये क्यों कह रहा हूं उनका गेम ओवर हो गया। गहलोत अब खत्म हो गए कांग्रेस में, उनके दिन लद गए, अब वापस नहीं आने। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, सबूत के साथ आपको दिखाने जा रहा हूं, नजीर के साथ आपको दिखाने जा रहा हूं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी में जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं वो देखिए जरा, कौन कौन, ये सब देख रहे हैं, ये सब बेचारे आंखें दिखाने की हिमाकत कर रहे थे, सब पार्टी से बाहर हो गए एक एक करके। देखिए शुरुआत करते हैं गुलाम नबी आजाद से। 50 साल तक कांग्रेस में रहे, उसके बाद कई बार सांसद और महासचिव भी रहे गुलाम नबी आजाद साहब। G23 ग्रुप ऑफ 23 मिनिस्टर्स, मंत्रियों का, नेताओं का बनाया, लीडर्स का, आला कमान को चुनौती दी, सवाल किए, चिट्ठियां लिखी, पार्टी ने किनारे लगाया, राज्यसभा भी नहीं भेजा। क्या हश्र हुआ? कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, अपनी पार्टी बनाकर अब सियासत को मजबूर है। अगला नाम देखिए जरा, कपिल सिब्बल, पार्टी के गद्दावर नेता रहे। गद्दावर नेता, गांधी परिवार में सीधी पैठ थी, इनसे करीबी कौन रहा होगा। G23 ग्रुप में शामिल हो गए और गांधी परिवार को बहुत कुछ सीख दी, नसीहत दी, पार्टी को कैसे सुधारें, बर्दाश्त नहीं हुआ, आला कमान ने किनारे लगा दिया। अगला नेता देखिए जरा, मनीष तिवारी, यूपीए सरकार में मंत्री थे मनीष तिवारी। सोचिए G23 ग्रुप में शामिल हो गए, वही ग्रुप जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बता रहा था कांग्रेस में बहुत दिक्कत है, ठीक कीजिए। आला कमान के खिलाफ आवाज उठाई और पार्टी में हाशिए पर है, कभी भी छोड़ सकते हैं। अगला नाम देखिए, आनंद शर्मा, यूपीए सरकार में मंत्री थे, उसके बाद राज्यसभा में कांग्रेस के नेता रहे और G23 में शामिल हुए, अब किनारे लग गए हैं। मिलिंद देवड़ा देखिए, मुरली देवड़ा के बेटे हैं। क्या हश्र हुआ? मुंबई से कांग्रेस के सांसद रहे हैं, साथ ही साथ मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, लेकिन हुआ क्या, अब कहां है किसी को नहीं पता। अगला नाम अमरिंदर सिंह, ये बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के, जिसने आंख दिखाई, आंख मिलाई, कुछ सवाल किया, अपनी बात कही, सब किनारे। पंजाब के मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, आला कमान उन्हें हटाना चाहता था और सिद्धू को आगे करना चाहता था। अमरिंदर सिंह अड़ गए, खुद नहीं हटे तो फरमान आ गया, आप इस्तीफा दे दीजिए, और अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। यही हश्र होगा अशोक गहलोत का भी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री है राजस्थान में, राजेंद्र घोड़ा, उन्हें सुनिए। कांग्रेस पार्टी का सिंबल नहीं होता तो ये गांव के सरपंच नहीं बन सकते, वार्ड में पार्षद नहीं बन सकते। और आज ये जो कुछ है ये आज कांग्रेस पार्टी की वजह से और सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी की वजह से है। और जहां तक ये आप कह रहे हो कि मेरी समझ से आलकमान के बारे में जो बातें बोल रहे हैं, इनके समाचार समाप्त हो गए। आप मुझे बता रहे हो कि मुझे पूर्व अनुमान लगता है, तो मैं आपको बता रहा हूं इनके समाचार समाप्त। पिछले 3.5 साल में इन मंत्रीगणों के जो 2-4 हैं, इनके घर में लक्ष्मी का निवास ज्यादा हो गया, बेशुमार हो गया और गलत तरीके से हो गया, तो सरस्वती इनके यहाँ से चली गई। और किसी का क्या होगा। लेकिन ये जो 3 दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ और उसके ऑर्गेनाइजर है, उनके तो समाचार समाप्त। और रहा सवाल इसके अलावा बाकी की चीजें वो आलकमान फैसला करेगी और वो कोई हाथ पर हाथ धर के बैठे नहीं रहेगी। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं। अब आप सोचिए जरा, गहलोत को अगर पता था
कि गांधी परिवार को आंख दिखाने का मतलब है गेम ओवर। फिर भी गहलोत ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि गहलोत को पता था यहां गेम ओवर नहीं हुआ तो दिल्ली में भी गेम ओवर है, क्योंकि यहां आकर गहलोत को रिमोट कंट्रोल, ये जो आगे रिमोट देख रहे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आगे रिमोट रखे 4। दरअसल ऐसे ही सरकारें चलती रहीं, मनमोहन सिंह रिमोट कंट्रोल से चलते थे, यही आरोप लगता था। यही डर था दरअसल अशोक गहलोत को कि अध्यक्ष बन गया तो ये जो आगे रिमोट रखे हैं इसी से चलना पड़ेगा। गहलोत को अपना भविष्य साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उनके साथ होगा क्या। दरअसल गहलोत को खुद के किनारे लगाए जाने का अंदेशा था कि दिल्ली आ गया, जयपुर छोड़कर अध्यक्ष बन गया तो मेरा करियर ऐसे भी खत्म है। वो मान रहे थे कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है और राजस्थान से हटाया जा रहा है और केंद्र में फंसाया जा रहा है अशोक गहलोत को। अब 2024 में अगर पार्टी हार गई तो ठीकरा अशोक गहलोत के सिर फोड़ा जाएगा, जबकि अध्यक्ष वो होंगे, रिमोट गांधी परिवार के पास होगा इसी तरह से ये रिमोट, और वो और सोनिया राहुल कठपुतली बन जाएंगे, सोनिया राहुल की अशोक गहलोत। उन्हें लग रहा था कि ऐसे में उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा, हाथ खाली रहेंगे, केवल कठपुतली बनकर रहना पड़ेगा, क्योंकि तब तक राजस्थान में पार्टी का नेता कोई और हो जाएगा, सेहरा सचिन पायलट के सिर सज जाएगा। यही वजह है कि कमलनाथ भी, सोचिए अशोक गहलोत नहीं, कमलनाथ को बुलाया गया, आइए आप अध्यक्ष बनिए, नामांकन भरिए, कमलनाथ ने भी मना कर दिया। सोचिए गांधी परिवार ने उन्हें भी टटोला था लेकिन कमलनाथ मना कर चुके हैं। तो अब सवाल यह है, यही वजह है कि अशोक गहलोत ने भी दरअसल मना नहीं किया, लेकिन वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहे थे। अब सुनिए जरा कांग्रेस के विधायक प्रताप सिंह खचरियावास को। अशोक गहलोत जी का स्टैंड तो वही स्टैंड है जो सोनिया गांधी जी का और पार्टी नेतृत्व का स्टैंड है। मेरा मानना ये है, बाकी अशोक गहलोत जी बहुत सीनियर लीडर हैं, उनके स्टैंड के मामले में मैं कैसे बोल सकता हूँ। 100 लोग एक तरफ खड़े हो, 19 लोग एक तरफ खड़े हो, गांव में पंच का चुनाव हो, तो 100 वाला जीतेगा या 19 वाला जीतेगा, ये रूल है। डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात हो रही है। पार्टी आलाकमान हमारे परिवार का नेतृत्व करता है, उसके सामने डिमांड उठाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी मॉरल ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है और हमारा हक है। हमारा पार्टी नेतृत्व यदि फैसला लेगा तब हम ये सब बात करेंगे। पार्टी नेतृत्व ने अभी फैसला नहीं लिया। अब सवाल यह है कि अशोक गहलोत का तो गेम ओवर है, ज्यादा दिन अब नहीं बचे उनके राजस्थान की सियासत में, लेकिन सचिन पायलट देखिए दिल्ली आए। सचिन पायलट चुप है, मीडिया ने एक नहीं 1000 दर्जनों सवाल पूछे, सचिन पायलट ने एक शब्द नहीं कहा। सचिन पायलट आखिर चुप क्यों है, सचिन पायलट खामोश क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है ये आपको बताते हैं। क्योंकि पायलट अभी बैटिंग शुरू नहीं की है, पायलट की बैटिंग अभी दरअसल बाकी है। ये देख रहे हैं आप, पायलट के हाथ में बल्ला है लेकिन अभी बैटिंग शुरू नहीं की है। पायलट हार कर भी जीत गए हैं। दरअसल बड़ी चीज यह है, कांग्रेस पार्टी में पायलट का कद अब और बढ़ गया है, और ज्यादा भरोसेमंद, विश्वास पात्र, वफादार हो गए। गहलोत की बगावत से और मजबूत हो गए पायलट। आलाकमान की पहली पसंद बन गए हैं, पहले भी आलाकमान की पसंद थे, अब पसंद के साथ साथ वफादार भी, गद्दार वाला टैग भी हट गया है। उनके सीएम बनने की संभावना भी बनी हुई है। गहलोत की यॉर्कर और गुगली पर भी वो लगातार चुप है, एक शब्द नहीं कह रहे। जयपुर से दिल्ली आ गए, कुछ नहीं बोले, क्रिकेट के सधे हुए खिलाड़ी की तरह पेश आ रहे हैं अब तक। और पायलट चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सोनिया गांधी से भी मिल रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। इतना ही नहीं, किसी अफवाह का तुरंत खंडन कर रहे हैं। यानी उनके बारे में सुबह खबर आई कि पायलट ने कहा है कि अशोक गहलोत एक पद पर रहे, अध्यक्ष पद या सीएम पद पर, तो पायलट ने फौरन खंडन किया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, जो पार्टी में उनकी स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर रहा है कि कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गहलोत का दिया बुझने वाला है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि एक्शन शुरू हो गया है। कांग्रेस ने गहलोत समर्थकों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बाकायदा नोटिस भेज दिए गए, जो विधायक बवाल काट रहे थे, गहलोत के 3 करीबियों को नोटिस जारी कर दिया गया है हंगामे के लिए, पार्टी की फजीहत कराने के लिए। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। शांति धारीवाल, जिन्हें सबसे ज्यादा सुन रहे थे आप, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौर, इन्हें नोटिस दिया गया है। 10 दिन में जवाब मांगा गया है कांग्रेस के इन नेताओं से। ये अशोक गहलोत समर्थक थे,
इन सबको नोटिस थमा दिया गया है। धर्मेंद्र राठौर भी शामिल है। तो जल्द ही अशोक गहलोत पर छिपे और दबे रास्ते से एक्शन होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर है आज ऑपरेशन ऑक्टोपस 2.0। देश में सिर्फ और सिर्फ पीएफआई की बात हो रही है। पीएफआई कितना खतरनाक संगठन, कितना बड़ा संगठन, कैसे नेटवर्क बना रहा था, कैसे न सिर्फ देश के अलग अलग राज्यों में बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में अपने पैर पसार चुका था। सोचिए, एक संगठन जिसके बारे में आपने कभी इल्म भी नहीं किया होगा, वो इतना ताकतवर कैसे हो गया, यह सोचना होगा। लेकिन इसीलिए देश के अलग अलग शहरों में रेड हुई। ये देख रहे हैं आप, वायनाड में रेड हुई। पुलिस को आप देख रहे हैं, पीएफआई के दफ्तर पर रेड हुई, उनके ठिकानों पर रेड की गई। भारी संख्या में पुलिस पहुंची वायनाड। अगली तस्वीर दिखाइए। कोलार में आप देख रहे हैं रेड हुई, बाकायदा पीएफआई के समर्थकों को गिरफ्तार किया गया, पीएफआई के साथ जुड़े हुए लोगों को अरेस्ट किया गया। ये आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। शाहीन बाग, दिल्ली के शाहीन बाग में रेड हुई है। शाहीन बाग में ये देखिए, बाकायदा अतिरिक्त सुरक्षा बल को बुलाया गया था शाहीन बाग में। उसके बाद यहां रेड हुई, सील लगा दी गई है ताले पर। ये आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। शाहीन बाग संवेदनशील इलाका है, बाकायदा ड्रोन लगाए गए थे। ये आप देख रहे हैं, ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही थी। संकरी गलियां हैं, चारों तरफ नजर रखी जा रही थी, कहीं से कोई स्थिति कानून व्यवस्था की खराब ना हो। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। मालेगांव में भी रेड हुई पीएफआई के दफ्तर पर। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, मालेगांव में जो रेड हुई। तो देखिए जरा, देश के 9 राज्यों में रेड की गई है ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत। ये देखिए, प्ले कीजिए इसे जल्दी से। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, बिहार, ये वो 9 राज्य हैं जिसमें रेड की गई। ठीक इससे पहले जो रेड की गई थी आधी रात को, उसी तरह से। अब जरा देखिए, पूरे सबूत और ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद ये रेड हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो उसका जितना स्वागत किया जाए उतना कम है। ये लोग जो है वो मुल्क, मजहब और मानवता के दुश्मन हैं। पीएफआई की जो गतिविधियां हैं वह सदैव से संदिग्ध रही हैं। देश विरोधी तत्व जो है उसको जड़ से उखाड़ने का काम हमारी सरकार, गृह विभाग करेगी। इस प्रकार के एविडेंस आए, उन एविडेंस के आधार पर यह कार्रवाई चल रही है। दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई के ठिकानों पर एक बार फिर एनआईए और ईडी ने छापेमारी की। सीए के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर सुर्खियों में आए शाहीन बाग में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये छापेमारी हुई। 5 दिन के अंदर दूसरी बार छापे की कार्रवाई से पूरे देश में हड़कंप मच गया। शाहीन बाग में ड्रोन के जरिए छापे की कार्रवाई की निगरानी रखी गई तो पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। शाहीन बाग के साथ ही जामिया नगर में भी एनआईए और ईडी ने छापेमारी की। कई ठिकानों पर स्पेशल सेल ने छापा मारा। दिल्ली से 32 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। सभी से पूछताछ जारी है। पीएफआई के पापों का पूरा हिसाब हो रहा है और अब जल्द ही पीएफआई का खेल खत्म होने वाला है। 2022 का साल पीएफआई के लिए आखिरी साल साबित होने वाला है और सरकार ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। पहले भी इनकी भूमिका अच्छी नहीं रही है और जो भी देश के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध बेमनस फैलाने वाले हैं उनकी जांच करना और जांच करके उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती हो कार्रवाई करना और उस दिशा में कार्रवाई जो एजेंसियां कर रही हैं उनको करने के बाद उनकी रिपोर्ट आने दीजिए। रही आपको जल्दी से बताता हूं कि आखिर ऑपरेशन ऑक्टोपस 2.0 क्या है। इस ऑपरेशन के तहत क्या कुछ किया गया, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये ऑपरेशन है ऑपरेशन ऑक्टोपस और गृह मंत्री की निगरानी में हो रहा है। दरअसल इस ऑपरेशन के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। काउंटडाउन शुरू हो गया। 5 दिन में दूसरी बार पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। पीएफआई के खिलाफ ऑपरेशन ऑक्टोपस 2.0। ऑक्टोपस मतलब ऑक्टोपस के 8 हाथ पैर जो आप देख रहे हैं। इसी तरह पूरे नेटवर्क के जरिए जाल बिछाकर रेड की गई, छापामारी की गई, एक बार में क्लच में आ जाए। 250 से ज्यादा पीएफआई सदस्य हिरासत में लिए गए। इसमें उत्तर प्रदेश से 57, कर्नाटक से 80 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली के शाहीन बाग में फिर छापेमारी की गई है।
केरल सरकार ने पीएफआई से हर्जाना मांगा है। जो तोड़फोड़ की गई है, बसों में तोड़फोड़ हुई, 5 करोड़ रुपए हर्जाना मांगा गया है पीएफआई से। टेरर फंडिंग को लेकर ईडी एनआईए की जांच भी तेज हो गई है। पीएफआई रेड पर गृह मंत्रालय की बाकायदा बैठक हुई है। आईबी चीफ, ईडी के डीजी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। छापेमारी पर गृह राज्य मंत्री का बयान आया है। उनका कहना है पीएफआई पर संदिग्ध जानकारियां दरअसल मिली थी और पीएफआई ने माहौल खराब करने की कोशिश की है देश के अंदर। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन की तैयारी अब तेज हो गई है। संसद सत्र में पीएफआई के खिलाफ एक बिल आ सकता है और साक्ष्यों के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है पीएफआई पर। आतंकी घटनाओं में संलिप्त पाए जाने पर यह एक्शन हुआ है। यूएपीए की धारा 35 के तहत केंद्र के पास बाकायदा अधिकार है बैन करने का। अगर आतंकवाद को बढ़ावा दिए जाने के सबूत मिलते हैं तो पीएफआई बैन होगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार क्या कह रहे हैं। पीएफआई एवं उसके अनुसांगिक संगठनों द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर कारित की गई हिंसा एवं उक्त संगठन के सदस्यों की बढ़ती हुई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के जनपदीय पुलिस, एसटीएफ तथा एटीएस के द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश के 26 जनपदों में एक साथ संस्था के पदाधिकारियों एवं उसके सदस्यों के ठिकानों पर रेड की गई, जिसमें कुल 57 व्यक्ति हिरासत में लिए गए हैं। इस रेड के उपरांत मौके पे बरामद विभिन्न प्रकार के अभिलेखों एवं साक्ष्यों का संयुक्त रूप से विश्लेषण किया जा रहा है। उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और आइए अब आपको बताता हूं, दरअसल भगुआ हटाकर गजुआ लाने की कैसे तैयारी है। गजुआ के निशाने पर भगुआ 2047 तक हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश पीएफआई ने रची। कोच्चि में एनआईए के एफिडेविट से खुलासा हुआ। एनआईए का हलफनामा है, उसमें क्या लिखा? भारत को गजुआए हिंद बनाने की दरअसल साजिश थी पीएफआई की। भारत को इस्लामिक राज्य बनाना पीएफआई का मकसद था। पीएफआई ने युवाओं को आतंकी बनाने के लिए उकसाया। पहले धर्म के नाम पर जिहाद करने के लिए उकसा रहे थे लोगों को। आरएसएस की छवि खराब करने का पीएफआई ने बाकायदा एक प्लान बनाया। देश की 60% आबादी को आरएसएस के खिलाफ खड़ा करना इनका मकसद था। आरएसएस को डेंट किया जाए, आरएसएस को नुकसान पहुंचाया जाए, देश में एक अलगाव पैदा किया जाए आरएसएस के खिलाफ। दुकान के साथ नकद मुहैया करने का झांसा भी दिया गया। ग्रामीण इलाकों की युवतियों को यह टारगेट बनाते थे। खासतौर पर लव जिहाद धर्मांतरण की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और मिशन को अंजाम देने के लिए 4 चरण बनाए गए थे। पीएफआई से जुड़ने के लिए बाकायदा सैलरी दी जाती थी और 7 से 40 हजार तक की सैलरी में यह देश विरोधी काम हो रहा था। मध्य प्रदेश का ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। देखिए जरा, राज्य अलग अलग तरह से तय किए गए थे। मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग सेंटर होगा, बिहार में हथियारों की ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके अलावा राजस्थान में से दहशत का माहौल बनाया गया, उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर लोगों को उकसाया गया। ये सारे राज्य दर राज्य प्लान में शामिल थे। आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी और नरोत्तम मिश्रा। पीएफआई जो है वो आईएसआई की प्रॉक्सी बन गई है और अल कायदा की परछाई। और आज की तारीख में जिस तरह से मुल्क में बिखराव टकराव पैदा करने, उन्माद पैदा करने, देश के सौहार्द को तोड़ने के षड्यंत्र और साजिशों में उससे जुड़े हुए लोगों का हाथ दिखाई पड़ रहा है, न वो मुल्क के हित में है, न तो मजहब के हित में है और न मानवता के हित में है। ये लोग जो है वो मुल्क, मजहब और मानवता के दुश्मन है। मध्य प्रदेश पुलिस ने 8 जिलों के अंदर 21 लोगों को पकड़ा है। जो पिछले सप्ताह में 3 इंदौर, 1 उज्जैन के पकड़े गए थे, उन्हीं से पूछताछ में ये लिंक मिली थी पदाधिकारियों की, सहयोगियों की, और ऐसे 8 जिलों के अंदर 21 लोगों को पकड़ा है। और पीएफआई का इतना ही प्लान नहीं था, पीएफआई का प्लान एक और है, प्लान बायथिस। आइए अब आपको बताते हैं क्या प्लान था इसके बाद। आगे का प्लान वो आप देख रहे हैं, फिदाइन बनाने का। लोगों को वर्गलाकर किस तरह फिदाइन बनाया जाए। एनआईए ईडी की छापेमारी में कई दस्तावेज दरअसल मिले हैं
जब्त दस्तावेज में बायथीस का जिक्र किया गया। यह बायथीस क्या होता है? बायथीस मतलब होता है फिदाइन, आत्मघाती, सुइसाइड बॉम्बर। अरबी भाषा का शब्द है ये बायथीस। और पीएफआई सदस्य इसमें मरने या मारने की कसम खाते हैं। बीजेपी और आरएसएस के नेता पीएफआई के निशाने पर थे। तिहाड़ में पीएफआई कार्यकर्ताओं को रखे जाने से नाराज थे। पीएफआई के ठिकानों पर लगातार छापेमारी से परेशान थे और छापेमारी के बाद पीएफआई की बौखलाहट और तेज हो गई है। सरकार के खिलाफ हिंसक कार्रवाई की साजिश है। इसी हिंसक प्लान को बायथीस का नाम दिया गया है। ताबड़तोड़ छापों का हिंसक बदला लेने का इनका प्लान था दरअसल। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे क्या कह रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं। देश विरोधी तत्व जो है उसको जड़ से उखाड़ने का काम हमारी सरकार गृह विभाग करेगी। इस राज्य में और देश में पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे किसी को भी लगाने का अधिकार नहीं और ये सहन भी नहीं किया जाएगा। सरकार पूरी तरह गंभीर है और पूरा जो ऐसे देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी जो काम करेंगे वो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। जो सरकार के पास पिछले 2-3-5 सालों से लगातार इसकी तफ्तीश चल रही है, उसमें जिस प्रकार के एविडेंस आए उन एविडेंस के आधार पर यह कार्रवाई चल रही है। इसके ऊपर एजेंसीज सही वक्त पर पूरा खुलासा करेगी। और पीएफआई के बारे में जब जानकारी जुटाई गई तो आपको बताऊं, एजेंसीज ये बता रही हैं कि पीएफआई सिर्फ देश में नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में पीएफआई अपना नेटवर्क बना चुका है। देखिए जरा मैप के जरिए आप देख रहे हैं पीएफआई के तार कहां तक फैल चुके हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, बहरीन, मॉरिशस, तुर्की, सऊदी अरब, ये कुछ देश हैं। कुछ और देश हैं, इसमें ज्यादातर जो फंड आता है, पैसा आ रहा है, वो खाड़ी देशों से आ रहा है। सुनिए जरा दानिश अंसारी क्या कुछ कह रहे हैं और उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं। अच्छा का माहौल रहे और समाज के एक एक जन सुरक्षित अपने आप को महसूस करें, इसलिए जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो समय समय पे इस तरह की एक्टिविटीज़ करके और तमाम ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको जो है कार्रवाई करने का काम करती हैं, ताकि कोई भी गैर सामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाया जा सके। पीएफआई के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। पूरी प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है, लोग सर्विलांस में हैं। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी गतिविधियों को अनुमति नहीं देंगे, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। उसी के तहत लगातार कार्रवाई चल रही है। स्पष्ट रूप से अभी ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में कानून के सिवाय कुछ नहीं चलने वाला है। जो भी व्यक्ति कानून हाथ में लेगा हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। और आइए अब आपको बताता हूं कि कितना खतरनाक संगठन, विदेशों में पीएफआई ने कहां तक तार बिछाए अपने और कैसे पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, खाड़ी देशों से कैसे फंडिंग हो रही है, यह आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, दरअसल पाकिस्तान सहित 10 देशों में पीएफआई का नेटवर्क है। पाकिस्तान के अलावा पीएफआई को खाड़ी देशों से चंदा मिलता है और देश विरोधी गतिविधियों में फंडिंग का इस्तेमाल भी होता है। साथ ही साथ पीएफआई ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए 120 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ईडी के मुताबिक 2021 में 120 करोड़ रुपए जुटाए हैं पीएफआई ने। अक्सर यूएई के दौरे पर जाते हैं पीएफआई के नेता और अबू धाबी और दुबई के टूर पर भी जाते हैं उनके नेता। सऊदी अरब में आईएसएफ और आईएफएफ के नाम से यह संगठन एक्टिव है। ओमान में सोशल फोरम नाम से संगठन चल रहा है बाकायदा और कुवैत में केआईएसएफ के नाम से एक्टिव है ये पीएफआई। तुर्की में एक छात्र जुटा रहा था पीएफआई के लिए पैसे और हवाला के जरिए भी पैसे मंगवा रहा है पीएफआई। संगठन के लोग रियल एस्टेट में दरअसल निवेश कर रहे हैं। पीएफआई कई आपराधिक साजिशों में शामिल रहा है। सीए प्रदर्शन और हाथरस केस में भी पीएफआई का नाम सामने आ चुका है। सोशल मीडिया से तनाव पैदा करने की भी पीएफआई ने कोशिश की है। तो देश विरोधी गतिविधियों में पीएफआई शामिल रहा है, इसीलिए टारगेट पर आया, इसीलिए एजेंसियां एक्टिव हुई और एजेंसियों को जो सबूत और सुराग मिले उसके बाद ये इतनी बड़ी रेड को अंजाम दिया गया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया और कांग्रेस नेता पीएल पुनिया। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी बहुत स्पष्ट कर चुके हैं कि हर तरह का कम्युनलिज्म वो उसके हम खिलाफ हैं और जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे।
तथ्यों के आधार पर। भारत को तोड़ने की जो भी साजिश रचता है, कोई भी ऐसी आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, उनके खिलाफ जो एजेंसियां अपनी कार्रवाई करती हैं, देश के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, प्रोपेगेंडा के अधीन काम करते हैं, देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो उसका जितना स्वागत किया जाए उतना कम है। तो आप सुन रहे थे मंत्री अनुराग ठाकुर को। साफ तौर पर सरकार की लाइन यह है कि देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले, देश विरोधी काम करने वाले संगठन पर बैन लगाया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और खबर अंकिता की मर्डर से जुड़ी हुई है। अंकिता केस में रिजॉर्ट का डर्टी रहस्य सामने आया है। अंकिता की मौत के बाद जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अंकिता की जिस तरह से हत्या की गई वो अभी भी उस पर जांच जारी है। लेकिन अंकिता जिस रिजॉर्ट में काम करती थी, ये है वो रिजॉर्ट। इस रिजॉर्ट के साथ बहुत सी ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जो चौंकाने वाली हैं। अंकिता की मौत के बाद पता चला इस रिजॉर्ट में बहुत से वीवीआईपीज आते थे। क्या कोई बड़ा वीवीआईपी, क्या वो बड़े बड़े लोग जो इस रिजॉर्ट में आते थे, उनके कुछ गुनाह छिपाने के लिए रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला? अगली तस्वीर दिखाइए जरा। दरअसल एक पूर्व कर्मचारी है, अंकिता की दोस्त थी, उसने इस रिजॉर्ट के डर्टी रहस्य से पर्दा उठाया है। देखिए जरा क्या कुछ आरोप लगाए गए। इस रिजॉर्ट में कौन सी डर्टी चीजें हो रही थी, कौन सी ऐसी चीज हो रही थी जो सवालों के घेरे में है। देखिए जरा, ये आप वो रिजॉर्ट देख रहे हैं। पूर्व कर्मचारी दरअसल मेरठ की रहने वाली है और रिजॉर्ट पर सनसनीखेज खुलासा किया है इसने। पुलकित अंकित सौरभ को गुनाहगार बताया है इसने। कस्टमर्स के लिए, जो कर्मचारी को मैं आगे सुनवाऊंगा आपको, उसका कहना है कस्टमर्स के लिए लड़कियां बुलाई जाती थी, मंगाई जाती थी। रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ छेड़खानी होती थी। पुलकित लड़कियों के साथ गांजा पीता था रिजॉर्ट में, लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था रिजॉर्ट के अंदर। रिजॉर्ट में वीआईपी गेस्ट और वीवीआईपी गेस्ट आया करते थे। वीआईपी गेस्ट की पहचान गुप्त रखी जाती थी, किसी को बताया नहीं जाता था। रिजॉर्ट की एंट्री बुक में नाम तक दर्ज नहीं होता था। वीआईपी गेस्ट के लिए रिजॉर्ट में विशेष व्यवस्था होती थी। पूर्व कर्मचारी ने अंकिता के साथ नौकरी शुरू की थी और अंकिता रिजॉर्ट में हाउसकीपिंग हेड हुआ करती थी। पूर्व कर्मचारी रिजॉर्ट में ऑफिस मैनेजर थी और मई में नौकरी करना उसने शुरू किया था। दोनों के साथ गाली गलौज हो रही थी, बदतमीजी बदसलूकी हो रही थी। दोनों रिजॉर्ट की नौकरी छोड़ना चाहती थी बहुत पहले। पूर्व कर्मचारी को जुलाई में नौकरी छोड़ना भी पड़ा। अंकिता भंडारी की सितंबर में उसके बाद हत्या हो गई। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। वो पूर्व कर्मचारी जो अंकिता की साथी थी, अंकिता के साथ काम किया और ये हालात रिजॉर्ट में थे, उसके बाद नौकरी छोड़ दी, वो अब क्या कह रही है कैमरे के सामने, सुनिए जरा। हाँ जी, हम दोनों एक ही साथ गए थे। वो हाउसकीपिंग के हेड के गए थे, मैं फ्रंट ऑफिस के मैनेजर की पोस्ट से गई थी और मैंने ज्वाइनिंग की थी वहाँ पे मई में और मैंने जुलाई में जॉब छोड़ी है। वहाँ पे लड़कियां आती थी और लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था। उन्होंने मुझे भी गालियां दी है, मुझसे ही बहुत अब्यूज लैंग्वेज यूज की है उन्होंने। अंकित गुप्ता ने, पुलकित आर्या ने और क्या बोलते हैं, ये तीनों ही गुनहगार हैं। और क्या बोलते हैं, वहाँ पे लड़कियां आती थी, वो लड़कियों के साथ छेड़खानी, बदतमीजियां लड़कियां लाता था अंकित गुप्ता। और वीआईपी गेस्ट भी आए हैं उनके पर। मुझे उन चीजों के लिए एंट्री के लिए मना कर दिया था। मैं फ्रंट मैनेजर की पोस्ट में गई थी तो उन्होंने मुझे एंट्री के लिए मना कर दिया था कि क्या बोलते हैं, तुम इन सबकी एंट्री मत करना। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि रिजॉर्ट में अगर रहस्य था, रिजॉर्ट में कुछ ऐसा गलत हो रहा था जिसका डर क्या बड़े लोगों को है, इसीलिए रिजॉर्ट पर यह बुलडोजर चला दिया गया, अंकिता का परिवार कह रहा है। आखिर रिजॉर्ट में उसी जगह बुलडोजर क्यों चलाया गया जिसका सीधा ताल्लुक अंकिता से था, एक सवाल। अगली तस्वीर दिखाइए। न सिर्फ बुलडोजर बल्कि आग लगा दी गई, उसी जगह आग लगा दी गई तो सवाल और ज्यादा बढ़ गए हैं। तो सवाल यह है कि आखिर आपको बताऊं कि यह सब कैसे और किसने किया है। देखिए जरा, अंकिता का जो चैट, मोबाइल से जो चैट अंकिता का आया, वो चैट इशारा कर रहा है किसी और तरफ। देखिए, अंकिता के आखिरी चैट से खुलासा हुआ कि देह व्यापार के आरोप पुख्ता हो रहे हैं इस चैट के जरिए। अंकिता ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे। दरअसल अंकिता की आखिरी चैट से यह खुलासा हुआ है। अंकिता ने एक्स्ट्रा सर्विस की बात कही थी, वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देना था। दरअसल अंकिता पर
गेस्ट को स्पा सर्विस देने का दबाव बनाया गया था। अंकिता को 10,000 रुपए का लालच भी दिया गया था। अंकिता ने एक्स्ट्रा सर्विस देने से साफ मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। अंकिता को नौकरी से निकालने की भी धमकी दी गई। उसके बाद अंकिता की चैट में एक शख्स का भी जिक्र है। नशे में शख्स ने अंकिता को गले लगाया था। ये सारी बातें इशारा कर रही हैं कि रिजॉर्ट की जांच की जानी चाहिए थी। न सिर्फ रिजॉर्ट की, बल्कि आपको बताऊं कि जो भी लोग रिजॉर्ट में आ रहे थे वो भी इस जांच के घेरे में होने चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी दिल्ली में थे आज, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत दुखद घटना है। हमारे उत्तराखंड की बेटी के साथ ये घटना घटित हुई है। उस बेटी को न्याय मिले और उसके लिए जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, जल्दी से जल्दी फैसला हो। हमने नैनीताल हाई कोर्ट से आग्रह किया है, अनुरोध किया है कि जल्दी से जल्दी उसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक पर हो, जिससे कि बेटी को जल्दी न्याय मिले और भविष्य के लिए एक नजीर ये घटना बने कि कोई भी इस प्रकार की घटनाएं करना तो बहुत दूर की बात, इस दिशा में सोचना भी उनके लिए बहुत भारी पड़े कि कोई भी अगर इस घटना की पुनरावृत्ति कभी भविष्य में न हो। इसलिए हम लोगों ने SIT का भी गठन किया है। साथ ही साथ आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है और जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो सारी की सारी हम करेंगे। हर पहलू की जांच होगी, कोई कॉर्नर खाली नहीं रहेगा। और आइए, अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। क्या कुछ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, यह आपको बताता हूं। अंकिता के परिवार क्या कुछ कह रहा है, पिता क्या कुछ कह रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो अंकिता की आई है उससे परिवार हरगिज सहमत नहीं है। परिवार संतुष्ट नहीं है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेरबदल की आशंका परिवार जता रहा है। रिपोर्ट में यौन शोषण का जिक्र नहीं है जो रिपोर्ट आई है। रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने पर परिवार ने सवाल उठाए। इसके अलावा बुलडोजर एक्शन से उनका कहना है कि सबूतों को मिटा दिया गया है और पटवारी पर मामले को दबाने का आरोप भी लगा है। शिकायत पर पटवारी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, उनका कहना है। दोषी अफसरों पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। परिवार की तरफ से न्याय न मिलने पर अंकिता के परिवार का कहना है कि वो आत्मदाह कर लेंगे। अंकिता के आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की भी परिवार मांग कर रहा है। अंकिता का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, जिससे जल्द से जल्द इंसाफ हो। सरकार 1 करोड़ रुपए की मदद करे, परिवार ये मांग कर रहा है। अब आइए आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा अंकिता के पिता क्या कह रहे हैं। अगर आप हो तो आप तरफ बटी हम नैनीताल हाई कोर्ट में ही एक रिट दायर कर दें कि भाई यहाँ CBI जांच हो चले कि अगर इनका होलो तो इनका तो फिर मैं आपसे गारंटी देना चाहूँ कि जो वाकई जो लोग मतलब गुनाहगार से ना वो नहीं पकड़ना, वो सबूत मिटाई ना। और इनका 2-4-6 महीने केस चलो बाद में होने के भाई मैं लड़के इंसाफ चाहूंगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँ, ये तो सही होगा वो लड़की, लेकिन कम से कम और लड़की न हो और ये घटना मतलब आगे थोड़ी नजीर बन जाओ। आपसे कुछ नहीं चाहना होता है, हम तो ये चाहना कि आप हम तो अथॉरिटी दिया कि भाई मैं तैयार हूँ कि मतलब बोलूँ हम आपकी तरफ से आगे से मतलब न्याय नहीं मिले तो मैं कुछ बाकी मैं कुछ नहीं बन जाऊंगा। कांग्रेस नेता अब तक कुछ उन्हें बता रहे थे, आखिरी में पिता ने कहा अगर इंसाफ नहीं मिला तो वो आत्मदाह कर लेंगे। अब सुनिए जरा DIG क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया है 3-4 महिलाओं वहां पर काम किया है करके, और उनके संबंध में पूरा इन्फॉर्मेशन हमने ले लिया है एंड उनके स्टेटमेंट भी जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड किया जाएगा और अन्य गवाहों को भी रिकॉर्डिंग उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। पुलिस रिमांड के लिए हम अप्लाई करेंगे अभी, सो 1-2 दिन में उसको रिमांड में लेंगे। अभी तक हमने कितना भी एविडेंसेस है वो सब हमने जोड़ लिया, कितना भी इकट्ठा हो गया है एंड उसको एनालिसिस कर रहे हैं। हमने वो घटना में 2 गाड़ी यूज किया है, सो वो CCTV में भी आया है। वो 2 गाड़ी पुलिस ने बरामद कर लिया है। वो रिसोर्ट से बैराज में गए हैं, फिर बैराज से वापस रिसोर्ट में आए हैं। वो 4 लोग पहले गए थे, सो उन लोगों के द्वारा वो उपयोग किया गया है। एंड कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुके हैं और उसके उनके परिवार को भी जानकारी दे दिया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के संबंध में। लोगों में भी बहुत गुस्सा है, उत्तराखंड के लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं लोग। जिस प्रकार से जघन्य हत्याकांड किया है
उन आरोपियों को जल्दी से जल्दी और सख्त से सख्त सजा मिले, फास्ट ट्रैक पे ये केस चले और ताकि एक मिसाल कायम हो। जो इस तरह के जघन्य काम करने वाले लोग हैं उनको आगे करते हुए थोड़ा सोचे कि इस तरीके से करने से कुछ बुरा भी हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि किसी और के साथ ये सब चीज़ ना हो और इनको जितने भी दोषी हैं इनको जल्दी जल्दी सजा मिले। हम लोग तो ये चाहते हैं सर कि बस जल्द से जल्द इनका एक्शन लिया जाए और जल्द से जल्द दोषियों को बराबर सजा दी जाए, या फिर जो संसार प्रशासन को सही लगे। हम तो चाहते हैं कि फटाफट इस कानून इंसाफ मिल जाए। तब तक दुकानें भी बंद रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिला पूरा, तब तक कोशिश यही है कि जल्द इंसाफ मिल जाए, फांसी होनी चाहिए। मानी यही है सर कि जल्द से जल्द जिन्होंने जो काम करा है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिला है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, धरती को बचाने का महा टेस्ट हुआ। धरती को बचाने का महा टेस्ट, तस्वीर दिखाई जरा, फुल स्क्रीन लीजिए। ये आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं एस्टेरॉयड। ये बड़ा जो एस्टेरॉयड आपको दिखाई दे रहा है, ये एस्टेरॉयड, ऐसा ही एस्टेरॉयड कभी आकर जमीन पर गिरा था और सारे डायनासोर मर गए। इस तरह का एस्टेरॉयड फिर दुनिया पर, पृथ्वी पर गिर सकता है और ऐसा एस्टेरॉयड फिर ना गिरे, इसे रोकने के लिए, इसका रुख बदलने के लिए एक टेस्ट किया गया। ये है वो टेस्ट जो आप देख रहे हैं। एस्टेरॉयड पर बाकायदा एक स्पेस क्राफ्ट दागा गया और देखिए किस तरह से जाकर उससे टकराया है। नासा ने तस्वीर जारी की, अंतरिक्ष यान डार्ट को आप देख रहे हैं, इस पत्थर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप एक ग्रह पर रहते हैं पृथ्वी पर, उसी तरह अंतरिक्ष में छोटे छोटे ग्रह हैं। ये भी एक तरह का छोटा ग्रह है जो पृथ्वी से टकराता या नीचे आकर गिरता तो बड़ी तबाही लाता। इसे रोकने के लिए टेस्ट किया गया। अब मैं आपको असली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जो नासा ने इस रॉकेट में कैद की है। रॉकेट में कैद हुई तस्वीर आप देखने जा रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये है वो एस्टेरॉयड, ये है वो छोटा ग्रह जो आसमान में था। देखिए आगे बढ़ रहा है वो स्पेस क्राफ्ट आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। उसके देखिए सामने एस्टेरॉयड आ रहा है और नजदीक से पहुंचने के बाद ऐसी चट्टान और उसके बाद जाकर वो टकराता है तो गुप्त अंधेरा छा जाता है। ये तस्वीर उसी स्पेस क्राफ्ट से ली गई है, यही अंतरिक्ष में था। आइए अब आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं इसकी कामयाबी के बाद। देखिए ये आप देख रहे हैं, जाकर टकराया है, बाकायदा काउंटडाउन शुरू हुआ 3, 2, 1 और उसके बाद वो उससे जाकर टकराया और देख रहे हैं स्क्रीन रेड हो गई। और ये आप देख रहे हैं नासा में लोग तालियां बजाने लगे, खुशी मनाने लगे, जश्न मनाने लगे। ये नासा की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए किस तरह से लोग ताली बजा रहे थे इस ऑपरेशन के कामयाब होने के बाद। अगली तस्वीर आइए दिखाता हूं मैं आपको। ये आप देख रहे हैं, ये था वो स्पेस क्राफ्ट, डार्ट नाम था इसका। ये इसके स्पेस क्राफ्ट दागा गया था एस्टेरॉयड पर। एस्टेरॉयड को रोकने के लिए नहीं, उसकी स्पीड कम करने के लिए। उसे रोका नहीं जा सकता, वो इतना बड़ा है। आपको बताऊंगा कितना बड़ा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा और देखिए ये है पूरी तस्वीर किस तरह से एस्टेरॉयड से जाकर टकराया है वो। देखिए ये आप इस वक्त देख रहे हैं, एस्टेरॉयड के पास गया और उसके पास जाने के बाद उसमें जो कैमरा लगा था वो बेशक टूट गया होगा, जिसके बाद पिक्चर रेड हो गई है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और आइए अब मैं आपको बताता हूं ये जो घटना है पूरी हुई क्या। ये जो आप देख रहे हैं एस्टेरॉयड कुछ इसी तरह का होता है, ये जो पत्थर आपको नजर आ रहा है और ये स्पेस क्राफ्ट उससे जाकर टकरा रहा है। तो नासा के स्पेस क्राफ्ट की एस्टेरॉयड के साथ टक्कर हुई, देख रहे हैं। अब देखिए जरा ये एस्टेरॉयड कितना बड़ा, ये पत्थर, ये छोटा ग्रह कितना बड़ा था। 5 अरब किलो, 5 अरब किलो के एस्टेरॉयड को अंतरिक्ष यान ने टक्कर मारी है। 5 अरब किलो अंतरिक्ष यान, धरती इसकी रफ्तार कितनी थी, 22,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया है। 22,500 प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। एस्टेरॉयड डाइमॉर्फस की चौड़ाई, ये जो एस्टेरॉयड देख रहे हैं इसकी चौड़ाई 2506 फीट, 2500, और अंतरिक्ष यान 42 फीट लंबा, 570 किलो का। अब सोचिए जरा, ये अरब किलो का और अंतरिक्ष यान जो टकराया है ये 570 किलो का। धरती से 1 करोड़ किलोमीटर, 1 करोड़ किलोमीटर दूर था ये एस्टेरॉयड। धरती से इतनी दूरी थी, टक्कर से एस्टेरॉयड की स्पीड, अब देखिए इसकी टक्कर से हुआ क्या।
टक्कर से इसकी स्पीड में 1% की कमी आई है। जितनी तेजी से आ रहा था 1% की कमी आई। 10 मिनट का डिले हुआ। सिर्फ इसकी रफ्तार में 10 मिनट का फर्क आएगा। यानी मकसद ये, जब धरती पर आएगा, गिरेगा, मान लीजिए भविष्य में टेस्ट हुआ है, धरती पर गिरेगा तो बड़ी तबाही लाएगा। तो इस स्पेसक्राफ्ट को टकरा कर ऐसे सिर्फ किया यह जा सकता है, इसकी रफ्तार कम की जा सकती है, इसकी धुरी ऑर्बिट चेंज की जा सकती है, कहां कहीं गिरे बस ये तय हो सकता है, उससे ज्यादा तय नहीं किया जा सकता। उसी की तैयारी नासा ने की है कि दुनिया पर ये गिरे तो तबाही ना आए। एस्टेरॉयड पर एक बड़ा गड्ढा बनने की संभावना है। ये जो स्पेसक्राफ्ट टकराया है, 10 लाख किलो पत्थर धूल स्पेस में बिखर सकती है। दरअसल 2 महीने तक एस्टेरॉयड के मूवमेंट पर वैज्ञानिक अब नजर रखेंगे कि अब यह एस्टेरॉयड किस तरफ जा रहा है। टक्कर के पीछे मकसद है धरती को बचाना। दरअसल भविष्य में एस्टेरॉयड का रास्ता बदलने के लिए यह टेस्ट हुआ है और एस्टेरॉयड से टकराने वाला दुनिया का पहला स्पेस मिशन यह अंजाम दिया गया। अंतरिक्ष यान को 24 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया था और नासा के लोग टक्कर को लगातार निगरानी कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे। अंतरिक्ष यान में ड्रैको कैमरा भी लगा हुआ था, जिस कैमरे के जरिए वो तस्वीर कैद हुई वो आपने देखी। कैमरे की मदद से टक्कर से पहले की तस्वीर भी सामने आई है। मिशन पर नासा के करीब 26 अरब रुपए खर्च हुए हैं इस मिशन पर। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दरअसल ये एस्टेरॉयड होते क्या हैं, ये आपको बताता हूं कैसे दिखते हैं। पहले भी ये आकर गिरे हैं धरती पर, लेकिन नासा ने क्या कुछ कहा है ये आपको बताता हूं। इस मिशन के पूरे होने के बाद देखिए नासा क्या कह रहा। नासा का कहना है कि डार्ट मिशन के ड्रैको कैमरे से देखे अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक एस्टेरॉयड से टकरा गया है और एस्टेरॉयड एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार का है। सोचिए जरा, ये जो एस्टेरॉयड था, आपने फुटबॉल का स्टेडियम देखा है, उतना बड़ा एस्टेरॉयड था, उतना बड़ा चट्टान और पत्थर थी। इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है उन्होंने कहा है, लेकिन यह एक टेस्ट था। अब देखिए जरा ये एस्टेरॉयड होता कैसा है, कैसा दिखता है। पिक्चर दीजिए इधर प्लीज। आइए, एस्टेरॉयड कैसा दिखता है ये आप देख रहे हैं। ये जो देख रहे हैं इसे कहते हैं एस्टेरॉयड। ये पत्थर जो देख रहे हैं, ये चट्टान जो आप देख रहे हैं, इतना बड़ा पत्थर पृथ्वी में जहां आकर गिरेगा वहां तबाही लाएगा। पिलर ग्राफिक्स आइए जल्दी से। ये आप देख रहे हैं कि एस्टेरॉयड क्या होते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देख रहे हैं आप, दरअसल सूर्य के चारों ओर घूमने वाली चट्टान जो है वो एस्टेरॉयड कहलाती है। 4.5 से ज्यादा, लगभग 4.6 अरब साल पहले सौर मंडल के बनने के दौरान ये एस्टेरॉयड बने थे। हवा रहित चट्टान से बने अवशेष होते हैं, क्योंकि वहां हवा नहीं होती है। हवा नहीं होगी तो चट्टान बन जाएगी, लेकिन पेड़ पौधे नहीं होंगे उसमें, जिंदगी नहीं होगी उसमें। इन्हें छोटा ग्रह भी कहते हैं और अब तक लाखों एस्टेरॉयड का पता चल चुका है जो अंतरिक्ष में सौर मंडल में। नासा ने 10 लाख से अधिक एस्टेरॉयड की पहचान की है। सोचिए 10 लाख से अधिक एस्टेरॉयड, तो कभी भी कोई भी आकर गिरने की संभावना है, इसलिए नासा ने उसे अंतरिक्ष में ही रोकने की या उसका डायरेक्शन चेंज करने की तैयारी की है। आकार सैकड़ों किलोमीटर से लेकर कुछ मीटर तक होता है। कई एस्टेरॉयड ग्रह की ग्रेविटी से उसके उपग्रह बन जाते हैं और जुपिटर के कई उपग्रह इसके उदाहरण हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे एस्टेरॉयड को आसानी से आप ऐसे समझेंगे कि आपने बहुत सी मूवीज देखी हैं, फिल्में देखी हैं जो डायनासोर्स पर बनी, कि डायनासोर कभी पृथ्वी पर हुआ करते थे। बहुत सी फिल्में आपने देखी जो बहुत बड़ा जीव था, आखिर डायनासोर कैसे खत्म हो गया। तो डायनासोर जो खत्म हुआ, इसी तरह का एस्टेरॉयड बताया जाता है जमीन पर गिरा, पृथ्वी पर गिरा, और जितने डायनासोर थे वो सभी मारे गए इस एस्टेरॉयड के जरिए। इसलिए इंसान की जिंदगी भी इसके लिए खतरा हो सकती है। ये आप देख रहे हैं कैसे डायनासोर पर यह एस्टेरॉयड गिरा था, यह आपको बता रहा हूं। करोड़ों साल पहले धरती पर डायनासोरस पाए जाते थे। इसी तरह से पृथ्वी पर इसी तरह डायनासोरस नजर आते थे जैसे ये दिख रहा है आपको। डायनासोर के खात्मे के पीछे भी यह एस्टेरॉयड ही बड़ी वजह बताई जाती है। और 6.5 करोड़ साल पहले इसी तरह एक एस्टेरॉयड आकर धरती से टकराया, जमीन पर गिरा। टक्कर बहुत जोरदार थी और जबरदस्त टक्कर थी, इतनी बड़ी टक्कर थी कि जितने डायनासोर थे वो सब खत्म हो गए। 100 किलोमीटर चौड़ा, अब देखिए एस्टेरॉयड कितना बड़ा था, 100 किलोमीटर चौड़ा, यानी
लखनऊ से कानपुर की दूरी अगर 100 किलोमीटर है तो उतना बड़ा एस्टेरॉयड था। 30 किलोमीटर गहरा गड्ढा बना दिया। सोचिए, गिरा इतनी तेजी से 30 किलोमीटर गहरा गड्ढा बना। मैक्सिको की खाड़ी में वैज्ञानिकों को इसके बाकायदा साक्ष्य मिले और माना यह जाता है कि इसी टक्कर से डायनासोरस का खात्मा हो गया और समुद्र से धरती तक करोड़ों डायनासोर की मौत हो गई। उसके बाद से यह तबाही आई। इस टक्कर से धरती पर 75% जो जमीन थी वो नष्ट हो गई। 1908 में साइबेरिया में 40 मीटर का एक एस्टेरॉयड गिरा था। सिर्फ 40 मीटर का था। लंदन शहर के बराबर जंगल तबाह हो गया था। सोचिए जरा, 40 मीटर का गिरा, क्योंकि जब गिर रहा है तो उसमें स्पीड है, स्पीड है तो उसमें फोर्स भी है। जब फोर्स है तो लंदन बराबर शहर, जंगल जो था वो तबाह हो गया। एक बड़ा एस्टेरॉयड एक छोटे देश को भी तबाह कर सकता है। हर सालों हजारों एस्टेरॉयड धरती के वातावरण में आते हैं दरअसल, और धरती से टकराने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह डायनासोर भी नष्ट हो गए थे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने दोस्त को, अपने मित्र को विदाई, उनकी अंतिम विदाई में शामिल होने गए थे। आबे को मोदी ने भावुक विदाई दी है। आपको ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर थे जापान के। वहां उन्होंने शिंजो आबे, जो एक बॉम्ब ब्लास्ट में, जो एक अटैक में मारे गए थे, उन्हें अंतिम विदाई देने गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित किए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये शिंजो आबे के फ्यूनरल की तस्वीरें, उनके अंतिम संस्कार की। बहुत से राष्ट्र अध्यक्ष पहुंचे थे इस मौके पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर भावुक हो गए। जरा पहले प्रधानमंत्री मोदी को सुनवाइए। ये दुख की घड़ी में आज हम मिल रहे हैं और जापान आने के बाद मैं अपने आप को ज्यादा शोकातुर अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया तब आबे शान से बहुत लंबी बातें हुई थी और कभी सोचा ही नहीं था कि जाने के बाद ऐसी खबर सुनने की नौबत आएगी। आबे शान और उनके साथ आपने विदेश मंत्री के रूप में भी भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाई पर भी ले गए और बहुत क्षेत्रों में उसका विस्तार भी किया। और हमारी दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, भारत और जापान की दोस्ती ने। और इन सब के लिए आज भारत की जनता आबे शान को बहुत याद करती है, जापान को बहुत याद करती है। भारत एक प्रकार से आबे शान को मिस कर रही है। और आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से शिंजो आबे की हत्या की गई थी। ये देखिए जरा तस्वीरें। ये आप देख रहे हैं, शिंजो आबे मौजूद थे कार्यक्रम के दौरान और पीछे से फायर हुआ, एक के बाद एक 2 फायर हुए जिसमें उनकी जान चली गई थी। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। शिंजो आबे एक कार्यक्रम में थे और उसी दौरान ये फायरिंग हुई जिसमें उनकी हत्या कर दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए आज जापान पहुंचे थे। आइए अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जिस वक्त पहुंचे जापान के पीएम से फ्यूमो किशिदा से मिले। लेकिन सवाल एक बुनियादी है, प्रधानमंत्री अपने दोस्तों को कभी नहीं भूलते हैं, अपने करीबियों को कभी नहीं भूलते हैं। शिंजो आबे उनके हमेशा नजदीक और करीबी रहे हैं। दोनों का रिश्ता यही कहता है कि प्रधानमंत्री उनकी अंतिम विदाई के वक्त खुद उनके देश पहुंचे, उनको श्रद्धांजलि दी और प्रधानमंत्री खुद बोलते हुए भावुक भी हो गए। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं होती, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है।
रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे।